हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ सोशियोलॉजी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और जो भी इसमें हम क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चंस या तो पूछे गए क्वेश्चन से या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वही क्वेश्चंस हम आपको देते हैं और उससे रिलेटेड आपको व्याख्या भी देते हैं, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बात की जा रही है कि उपरोक्त जो ये आकृति दी गई है, ये आकृति किन संबंधों को दर्शाती है। ऑप्शन से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है स्वासर्ग बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन बी है अस्वासर्ग बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी है भ्रातक बहुपति विवाह या ऑप्शन डी अभ्रातक बहुपति विवाह। तो आप लोग चूज कीजिए कि किस आकृति ये आकृति किस ऑप्शन में सही बैठेगी। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को चूज किया उनका एकदम राइट आंसर है कि आपके ये भ्राता मान लेंगे और ये भ्राता और बीच में पत्नी। ठीक है, तो ये होगा क्या चीज, भ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, इसमें एक पत्नी और दोनों भाई सगे भाइयों को मतलब विवाह एक औरत से या स्त्री से होता है, तो उसे भ्रातक बहुपति विवाह कहा जाएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है कि मीट द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, ये कहा गया है। ऑप्शन ए सामान्यीकृत दूसरे, ऑप्शन बी संदर्भ दूसरे, ऑप्शन सी अमहत्वपूर्ण दूसरे या ऑप्शन डी मॉडल दूसरे। तो क्वेश्चन में बात जो की गई है उससे आप पहले तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें पहले आप ऑप्शन को कट किया कीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि देखिए संदर्भ दूसरे और मॉडल दूसरे, इनका तो कोई मीड ने इनके बारे में बात ही नहीं किया। अब मीड ने बात किया है सामान्यीकृत दूसरे या महत्वपूर्ण दूसरे के बारे में, तो इसमें से ही आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए चूज किया है उनका आंसर सही है कि सामान्यीकृत दूसरे में ये बात किया है मीड ने कि व्यक्तियों को जिनका किसी स्वमूल्यांकन या सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा उसे सामान्यीकृत दूसरे कहा जाएगा। आइए अब आपको बहुत ही इजी वर्ड में या इजी शब्दों में समझाते हैं कि मीड ने जो अपना समाजीकरण का सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने मैं, मुझे, सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के बारे में बात किया गया। और इसमें इन्होंने क्या बात की, इन सब चीज़ों को बता देंगे। जैसे मीट का अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएं। तो आइए समझते हैं मीट का समाजीकरण सिद्धांत। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है J.H. मीट, जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने मैं, मुझे और महत्वपूर्ण तथा सामान्यीकृत अन्य के बारे में बात किया, जिसमें देखिए बताया है इन्होंने मैं और मुझे की अंतःक्रिया के बीच क्या होता है, स्व का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण अन्य का तात्पर्य क्या होगा, प्राथमिक समूह से जैसे कि परिवार से होगा, जबकि सामान्यीकृत अन्य का तात्पर्य क्या होता है, द्वितीयक समूह से होता है। और इन्होंने एक और बात बोली कि जब बालक का समाजीकरण होता है तो इस दौरान वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली नकल की अवस्था होती है, दूसरी नाटक की अवस्था होती है, तीसरी खेल की अवस्था होती है। ठीक है, ये बात किया है। और उसके अलावा जैसे मैं, मुझे और स्व, आई, मी और सेल्फ को अगर समझना हो तो आई, मी और सेल्फ का मतलब होता है, इसी से आपका समाजीकरण होता है। जैसे मुझे का तात्पर्य क्या है, समाज से है। ठीक है, और मैं का तात्पर्य क्या होता है, समाज का प्रति उत्तर, मतलब दूसरे लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या होगा आपका मुझे होगा। और दूसरे लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ, ये हमारा मैं होगा। जैसे कि आपके विषय में आपके पड़ोसी कैसा सोचते हैं, ठीक, वो क्या होगा मुझे। लेकिन उसके विषय जब जो आपके विषय में पड़ोसी सोचते हैं उस विषय में आप क्या अपने प्रति सोचते हैं, ये आपका क्या होगा, मैं होगा। और बाद में जब मुझे और मैं के बीच आप निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि हमारे पड़ोसी मेरे बारे में सही सोचते हैं या हम अपने बारे में सही सोच रहे हैं, तो जब उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो हमारा सेल्फ या स्व का निर्माण हो जाता है। ये बात किया समाजीकरण में मीड ने बताया मैं, मुझे, स्व के बारे में। और उसके अलावा अगर महत्वपूर्ण अन्य की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण अन्य का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण, मतलब जैसे कि प्राथमिक समाजीकरण या प्राथमिक पाठशाला भी जैसे परिवार को बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बालक 2 स्तरों से गुजरता है, एक तो नकल की अवस्था, दूसरी नाटक की अवस्था। नकल की अवस्था का तात्पर्य क्या होगा कि जब बच्चा छोटा नवजात शिशु होता है तो माता पिता के क्या संपर्क में आता है, फिर क्या भाई बहनों की वो
नकल करता है, मतलब छोटा जब होगा तो वो क्या होगा, किसी एक चीज को देख लेगा तो वैसी ही नकल करेगा, लेकिन इससे उसका स्व का ज्ञान नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महत्वपूर्ण अन्य में स्व का ज्ञान होता है या नहीं होता है, तो नकल की अवस्था में नहीं होता है। फिर क्या होता है, दूसरी अवस्था आती है नाटक की अवस्था। यह अवस्था क्या होती है, 2 वर्ष तक होती है। तो जो उसने नकल किया होता है उसका बाद में क्या वो शिशु करता है, नाटक करता है। जैसे डॉक्टर बनने का नाटक, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, खेलते होंगे कि माँ बनते होंगे, पिता बनते होंगे, कभी कोई डॉक्टर बन रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब नकल वो करके अपने समाजीकरण को एक तरह से निखारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका समाजीकरण नहीं हुआ है। समाजीकरण जब होता है जब वो मीट ने बताया सामान्यीकृत अन्य को संबोधित करेंगे। इसमें क्या होगा कि महत्वपूर्ण अन्य में क्या हुआ, बालक ने नकल की अवस्था और नाटक की अवस्था को पूरा किया, और सामान्यीकृत अन्य में वो क्या करेगा, खेल की अवस्था को पूरा करेगा। और जैसे ही वो खेल की अवस्था को पूरा करेगा तो समाज, बालक जो होगा वो समाज के मूल्यों से परिचित होने लगेगा। ठीक है। और नकल और नाटक की अवस्था से बालक के जो चीज़ों से वो परिचित हुआ है उसे उसने खेल में निखारने की कोशिश किया, और इस प्रकार क्या होता है, उसकी स्वयं की धारणाओं का एक संग्रह बन जाता है। ठीक है, कि बालक इस समाज में कैसे रहेगा, कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग बातें करते हैं, इन सब चीज़ों को सीख जाता है महत्वपूर्ण अन्य में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अन्य में और सामान्यीकृत अन्य में क्या बात। देखिए सामान्यीकृत अन्य में क्या होगा, आपके द्वितीयक समूह आएंगे, जैसे आपका पास पड़ोस होगा, आपका विद्यालय होगा, ये सब आएगा सामान्यीकृत अन्य में। महत्वपूर्ण अन्य में आपका क्या आएगा, परिवार आएगा। परिवार में आप पहले चीज़ों को देखेंगे कि मम्मी कैसे चलती हैं, बातें करती हैं, मम्मी क्या क्या करती हैं, पापा क्या क्या करते हैं, ये सब आएगा आपका महत्वपूर्ण अन्य में। उसके बाद जब बालक बाहर से जुड़ेगा तो वहाँ पे उसको जैसे माता पिता से तो बच्चा कैसे भी बोल देता है, लेकिन बाहर उसे अगर वैसा बोलेगा तो वैसा मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें वो बाहर जाके सीखता है। तो ये 4 चीज़ें, मैं, मुझे, स्व और महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, और इसको आप PDF ले लीजिएगा, इसकी पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप एक बार अपने पढ़ लेते हैं तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बात की जा रही है कि जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है। ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बेते, ऑप्शन सी SC दुबे, या ऑप्शन डी GS घुरिये। तो बताइए किस समाजशास्त्री ने जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट ने गेस किया ऑप्शन बी, तो उनका राइट है आंद्रे बेते, जिन्होंने जाति के अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है। तो देखिए स्त्रीकरण के अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो स्त्रीकरण के सिद्धांत 3 होते हैं। ठीक है, एक प्रकार्यवादी सिद्धांत होता है, दूसरा संघर्षवादी सिद्धांत होता है, तीसरा संकलनवादी सिद्धांत होता है। आइए आगे आपको लिखा है उसी से देख देख के भी समझा देते हैं। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि सामाजिक स्त्रीकरण के कितने सिद्धांत होते हैं, 3 सिद्धांत होंगे, एक प्रकार्यवादी, एक संघर्षवादी और तीसरा संकलनवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रकारवादी जो सिद्धांत का सर्वप्रथम अगर प्रतिपादन की बात किया जाए तो 1954 में डेविस और मूरे ने, ठीक है, इन्होंने इसका समझ लीजिए एक तरह से इस सिद्धांत को अपनाया या इस सिद्धांत को लाया। अरे इनकी जो एक पुस्तक थी आप लिख भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये डेविस मूरे की थी। इसी में इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत को अपने समझाया। और दूसरा संघर्षवादी अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम हम जानेंगे तो कार्ल मार्क्स। इन्होंने अगर जो भी स्त्रीकरण की चीज़ें समझाई है वो संघर्ष के रूप में बताया है, वर्गों के बीच में संघर्ष होगा, इससे परिवर्तन होगा। आपने अच्छे से कार्ल मार्क्स का आप जानते होंगे, तो ये संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत। वहीं संकलनवादी सिद्धांत में सामाजिक स्त्रीकरण की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थक में WL वार्नर आएंगे, मैक्स वेबर आएंगे, एलन राइट आएंगे और फ्रैंक पार्किंग आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको जो कि क्वेश्चन में मैक्स वेबर के स्त्रीकरण के बारे में बात की जा रही है, तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है ये मानता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या होता है, शक्ति या वैज्ञानिक शक्ति होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जब समाज में स्त्रीकरण होगा, ऊंच नीच होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा, तो वो किस आधार पे होगा, शक्ति या वैज्ञानिक शक्ति के आधार पे होगा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये जो शक्ति होते हैं इसके 3 आयाम होंगे, या तो आर्थिक शक्ति होगी लोगों के पास, या फिर सोशलिस्ट मतलब सामाजिक शक्ति इतनी होगी कि वो अपने आप को ऊंचा साबित कर पाएगा, या फिर राजनीतिक, मतलब इन तीनों आधार पे समाज में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे
तो एक तरह से आपके पास शक्ति होगी, दूसरा सामाजिक सोशलिस्ट बहुत होंगे, या तीसरा राजनीतिक रूप से होंगे। तो इन तीनों शक्तियों को ही इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। बाकी अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जब किसी सामाजिक सिद्धांत का प्रशिक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाएगा। ठीक है, कोई भी सामाजिक सिद्धांत का अगर हम प्रशिक्षण कर रहे हैं तो कौन सा शोध विधि अपनाएंगे। ऑप्शन ए समाविष्ट शोध या आगमनात्मक शोध, ऑप्शन बी असमाविष्ट शोध या निगमनात्मक शोध, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक शोध, या ऑप्शन डी सैद्धांतिक शोध। तो बताइए, सामाजिक सिद्धांत का अगर हमें प्रशिक्षण करना कोई भी सामाजिक सिद्धांत का, तो किस विधि को अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असमाविष्ट शोध या निगमनात्मक शोध को अपनाएंगे। अब इसे कैसे, जिसे भी डेफिनेशंस पता होंगी, आगमनात्मक शोध क्या होता है, निगमनात्मक शोध क्या होता है, अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है, तो वो इस क्वेश्चन का तुरंत ही आंसर दे देंगे। तो आइए आप लोगों को एक बार बता भी देते हैं आगमनात्मक शोध या निगमनात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि तर्क के आधार पे अगर शोध के प्रकार पूछे जाएंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, आगमनात्मक और निगमनात्मक शोध। आगमनात्मक शोध क्या होता है, इसमें क्या अनुसंधान का उद्देश्य नए ज्ञान का निर्माण करना होता है। जैसे पीछे आगमनात्मक इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी सिद्धांत दिया हुआ है कि सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको ज्ञान का निर्माण आगमनात्मक शोध में करना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले शोधकर्ता जो होता है अपनी रुचि के अनुसार कोई एक अध्ययन को चुन लेगा, फिर क्या होगा, उस चयनित क्षेत्र में शोध की समस्या को चुनेगा, फिर उसका अनुसंधान विकसित करेगा, फिर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से डेटा खोजने का प्रयास करेगा, और डेटा एकत्रित करने के बाद विभिन्न विधियों का, वो शोध विधियों का प्रयोग करेगा। और इसमें कई सारी जैसे साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि और अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। और इसके द्वारा क्या होगा, आगमनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नए ज्ञान का उत्पादन करना या नए सिद्धांत बनाना होता है। और पीछे क्वेश्चन में क्या दिया था कि ऑलरेडी सामाजिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि सिद्धांत बनाना है, उसमें सिद्धांत के बारे में पूछा गया था कि ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगमनात्मक शोध में नए कोई ज्ञान से सिद्धांत बनाया जाता है। वहीं अगर निगमनात्मक शोध की बात किया जाए तो निगमनात्मक शोध में क्या होता है, एक श्रेणी में इस श्रेणी में इसको रखा जाता है जिसमें सिद्धांत को सत्यापित, जैसे कि सामाजिक शोध को उसमें क्या पूछा गया था कि किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो निगमनात्मक शोध क्योंकि इसमें सिद्धांत दिया हुआ है, बस उसे क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए परिकल्पना का प्रशिक्षण करने की प्रक्रिया शामिल होती है। सिद्धांतों के निर्माण के माध्यम से नए ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रेरक अनुसंधान के विपरीत कटौती अनुसंधान का उद्देश्य एक सिद्धांत का प्रशिक्षण करना होता है। निगमनात्मक शोध का उद्देश्य सिद्धांतों को केवल सत्यापित करना होता है। अगर आपके सामने कोई भी सिद्धांत दिया है तो वो निगमनात्मक शोध के अंतर्गत आएगा, और अगर कोई उदाहरण दे करके बता रहे कि इस उदाहरण से कोई सिद्धांत विकसित करना है तो वो आगमनात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन ए नॉडेल, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी रैटक्लिफ ब्राउन, या ऑप्शन डी मर्टन। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए नॉडेल ने सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल या आकृति के रूप में परिभाषित किया है। आइए नॉडेल के सामाजिक संरचना को समझ लेते हैं। जैसे कि एफ ए नॉडेल जो कि रैटक्लिफ ब्राउन के निकट सहयोगी भी मान जाते हैं, इनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो कि 1957 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने अपना सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया। ठीक है, और नॉडेल ने समाज की अवधारणा को 2 दृष्टिकोण से देखा। एक तो क्रिया जिसके अंतर्गत नातेदारी और अर्थव्यवस्था आएगी, दूसरा क्या समूह जिसमें परिवार और गोत्र सम्मिलित होंगे। इस तरह इन्होंने जब समाज को समझने की कोशिश किया तो 2 तरह से, एक क्रिया जिसके अंतर्गत इन्होंने रखा नातेदारी और अर्थव्यवस्था को, दूसरा समूह जिसमें इन्होंने परिवार और गोत्र को रखा। और इनके अनुसार कुछ ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य होते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक योजना से बाहर दिखाई होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं। ठीक है, नॉडेल ने अपने सिद्धांत में संरचना, प्रकार और विषय वस्तु में पाए जाने वाले अंतर को भी स्पष्ट किया है। इन्होंने बताया है कि संरचना और प्रकार भिन्न विचार होते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया कि संरचना और प्रकार जो होते हैं वो भिन्न भिन्न विचारधाराएं होती है, जबकि विषय वस्तु जो होती है वो संरचना से क्या संबंधित रहती है। और संरचना और विषय वस्तु समाज के कौन से पहलू होते हैं, गुणात्मक पहलू होते हैं। विषय वस्तु को एक ऐसे सामाजिक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संरचना अंगों का एक व्यवस्थित ढंग होती है। जैसे इन्होंने भी यही बात बोली कि संरचना जो होती है वो अंगों का एक व्यवस्थित ढंग होती है। संरचना परिवर्तनशील होती है, अतः इसमें परिवर्तन हो सकता है। संरचना की अपेक्षा सामाजिक तत्वों को
अधिक परिवर्तन देखा जाता है। जैसे नंबर 1, संरचना कई अंगों का एक व्यवस्थित ढांचा है जो कि अंतः संबंधित तथा अंतः निर्मित है। ठीक है, संरचना क्या होती है? कई अंगों का एक व्यवस्थित ढांचा होती है जो अंतः संबंधित या अंतः निर्मित होते हैं। दूसरा इन्होंने संरचना के बारे में बात किया है कि पूरी संरचना का रूपांतरण होता है लेकिन सापेक्षिक दृष्टिकोण से कम। और तीसरी बात क्या है कि सामाजिक संबंधों जिनको सामाजिक संरचना में सामाजिक अंगों के समान माना जाता है, इसमें परिवर्तन उत्पन्न होने पर समाज के अंगों में भी परिवर्तन होगा। मतलब समाज जिन अंगों से मिलकर बना है, अगर समाज में कोई परिवर्तन है तो जाहिर सी बात है उनके अंगों में भी परिवर्तन होगा। ये बात किया है, ठीक है, नॉडेल ने। और ये इनका सामाजिक संरचना का सिद्धांत था और ये रेडक्लिफ ब्राउन के सहयोगी थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जब बारंबारता सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल 2.2 प्राप्त हो तो इसका अर्थ क्या निकाला जाता है? ऑप्शन ए कम विचलन, ऑप्शन बी नकारात्मक विचलन, ऑप्शन सी समरूपता या ऑप्शन डी संगणना की गलती। तो बताइए, जब बारंबारता सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल 2.2 प्राप्त हो तो क्या होगा इसका अर्थ? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी नकारात्मक विचलन। ठीक है, तो जब मानक विचलन का मूल 2.2 प्राप्त हो तो इसका मतलब होगा यहाँ पे नकारात्मक विचलन है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द एफ्लुएंट वर्कर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेरेनड्रॉफ, ऑप्शन बी डी रिजमैन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी गोल्डथॉर्प। आई होप सो आप सभी ने इसका आंसर सही चूज किया होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोल्डथॉर्प। गोल्डथॉर्प की पुस्तक है द एफ्लुएंट वर्कर। याद रखिएगा, ये पूछी हुई बुक है, तो हमने यहाँ पे आपको दे दिया कि इसे आप वन लाइनर है द एफ्लुएंट वर्कर गोल्डथॉर्प, 1-2 बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगी आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? ऑप्शन ए मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी सिमोन डी बोअर, ऑप्शन सी केट मिलेट या ऑप्शन डी सुलामित फायरस्टोन। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, केट मिलेट, जो कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक की लेखिका है। ठीक है, और ये देखिए सिमोन डी बोअर हो गया, सुलामित फायरस्टोन हो गया, ये सब स्त्रीवादी मतलब आंदोलन जो हुआ उसमें ये लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसमें से सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक रही वो केट मिलेट की रही। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। जैसे कि केट मिलेट, जो कि द्वितीय चरण के स्त्रीवादी जुझारू योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 14 सितंबर 1934 को हुआ, जो कहाँ पर हुआ था? मिनेसोटा में ये जन्मी थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। और केट मिलेट की अगर डेथ की बात की जाए तो 2017 में हुई है पेरिस में। और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्टरेट थीसिस के लिए सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से जब इन्होंने थीसिस अपना लिखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से लिखा। लेकिन इसमें इन्होंने जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से इन्होंने प्रकाशित किया, तो इससे पहले भी एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम से थीसिस आ चुका था। तो क्या हुआ, इनका जो ये थीसिस है वो सेकंड पार्ट कहा गया। और ये थीसिस से ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुई क्योंकि इसमें इन्होंने बताया था कि पुरुषों ने स्त्री पर अपनी ताकत और सत्ता को बनाए रखने के लिए किस तरह उसे संस्थाबद्ध किया। इन सब चीज़ों को बताया कि किस तरह पुरुष स्त्री पर अपनी ताकत और सत्ता बनाए रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। और अगर केट मिलेट की बुक के बारे में बात किया जाए तो पहली बुक है द प्रोस्टिट्यूशन पेपर्स, दूसरा है फ्लाइंग, इन्हीं की बुक है। तीसरा सीता, इनकी बुक है द बेसमेंट, गोइंग टू ईरान, इसे याद रखिएगा, हो सकता है मे बी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड। ठीक है, द लोनी बिन ट्रिप और द पॉलिटिक्स ऑफ क्रूरलिटी। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी, इन्हें भी याद रख लीजिए कि केट मिलेट की है और सबसे फेमस है। तो आपका अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। ऑप्शन ए दिया गया मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्टिन या CW। इसी तरह से ऑप्शन A, B, C, D दिया है। तो आपको कालक्रम के अनुसार से बताना कौन सा सही रहेगा सैद्धांतिक अध्ययन के अनुसार। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिन, फिर CW मिल्स। इनका कालक्रम अगर पता होगा तभी आप आंसर को दे पाएंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स का अगर पूरा जीवन काल के अवधि के बारे में बात किया जाए तो ये 1818 से लेके 1883 के बीच में। ठीक, मैक्स वेबर की अगर बात किया जाएगा
तो ये हैं 1864 से लेके 1920 तक के, ठीक है। रॉबर्ट लिंड की बात किया जाएगा तो ये 1879 से लेकर के 1949 तक के, ठीक है। और C.W. मिल्स के अगर काल अवधि की बात की जाएगी तो 1916 से लेके 1962, ठीक। तो ये कालक्रम है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये इनका कालक्रम काल अवधि है पूरी। कार्ल मार्क्स पहले आए, फिर मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिंड, फिर C.W. मिल्स आए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है जो कि, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें MCQ भी आते रहते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बात की जा रही है रन अवे वर्ड की अवधारणा किसने दी। ये 2020 में आपका जब पेपर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी पियरे बोर्डियू, ऑप्शन सी जुगेन हैबरमास, या ऑप्शन डी मैनुअल कैसेल्ट। रन अवे वर्ड की अवधारणा किसने दिया, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, इन्होंने रन अवे वर्ड की अवधारणा दी। एंथनी गिडेंस, एक तो पहली बात तो इनके बारे में अगर जाना जाए तो ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, ठीक है, ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1938 में इनका जन्म हुआ था। और ये जाने किसके लिए जाते हैं, तो ये संरचनाकरण के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ड्यूलिटी के बारे में भी जाने जाते हैं। ड्यूलिटी अगर वर्ड आए तो सबसे पहले आप इन्हीं का नाम लीजिएगा। और अगर इनकी अन्य अवधारणाओं के बारे में बात किया जाए तो एंथनी गिडेंस की जैसे रिफ्लेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, द थर्ड वे, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये सब इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो आ सकता है जैसे रन अवे वर्ड आ गया, उसी तरह द थर्ड वे पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन पूछा जा सकता है, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी पूछा जा सकता है। तो ये सब एंथनी गिडेंस की है। और आधुनिक समाज को एंथनी गिडेंस ने जगरनॉट बोला, और गिडेंस ने अपने सिद्धांत को क्या बोला था, अप्रकार्यवादी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन अप्रकार्यवादी सिद्धांत को अपनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है गिडेंस ने अपने सिद्धांत को क्या माना, प्रकार्यवादी या अप्रकार्यवादी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को अप्रकार्यवादी माना। आई होप सो आपको क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या समझ में आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।